हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, इसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। तो क्लास 11th में आपकी टोटल 2 बुक्स हैं, आपको पता ही है। तो अभी हम जो है इसकी फर्स्ट बुक ही कवर कर रहे हैं, दैट इज द फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, राइट। तो इसके जो है हमने टोटल 14 चैप्टर्स अब तक यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आज हम क्या करेंगे, आज 15th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, जो कि इसका लास्ट चैप्टर है इस बुक का, राइट। तो अब तक कौन कौन से टॉपिक्स हमने कवर किए थे, जैसे कि एवोल्यूशन की बात की थी हमने, किसके एवोल्यूशन की, अर्थ के एवोल्यूशन की बात की थी, मून के एवोल्यूशन की हमने बात की थी, राइट। एंड लिथोस्फीयर के एवोल्यूशन की भी हमने यहाँ पे बात की थी। तो उसके बाद में सेकंड चैप्टर में जो है आपका आ जाता है लेयर्स ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर के बारे में डिस्कस किया था। एंड आफ्टर दैट जो है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, राइट। ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, राइट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो किस तरह से हुआ है उसके बारे में डिस्कस किया था। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द लैंड फॉर्म्स। ओके, लैंड फॉर्म्स आ गई हैं आपकी। तो लैंड फॉर्म्स जो होती है आपकी, जो परमानेंट लैंड फॉर्म्स हैं, हिल्स हैं आपके, ओशियंस हैं, कई तरह की लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलती हैं, उसके बारे में देखा था। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, राइट। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो है वो कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ये लैंडफॉर्म्स बनते हैं, राइट। तो वो देखे थे। देन अगेन से हमने जो है कुछ टेम्परेरी लैंडफॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि कुछ समय के लिए जो है बनते हैं, बाद में उनकी फॉर्म जो है वो फिर से चेंज हो जाती है। एंड आफ्टर दैट अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमने डिस्कस किया था अबाउट द क्लाइमेट, वेदर के बारे में डिस्कस किया था। उनके जो है एक तरह से पूरे वर्ल्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्लाइमेट का, वेदर का, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द सोलर रेडिएशन, ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था अबाउट दी वाटर, एयर सर्कुलेशन की हमने यहाँ पे बात की थी। वाटर के बारे में हमने डिस्कस किया था। वाटर का जो सर्कुलेशन है, हाइड्रोलॉजिकल सर्कुलेशन जो है या फिर साइकिल जिसे बोला जाता है, वो हम देख चुके हैं। ओशियंस में जो वाटर है, जो मूवमेंट यहाँ पे होती हैं उनकी, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ओके, तो ये सारी ही चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीजें हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम जो है एक तरह से लास्ट चैप्टर से जो है डिस्कस कर रहे थे अबाउट दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आपका होता है बायोडायवर्सिटी का, इकोलॉजी का, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो वो सारा ही टॉपिक हम जो है कवर कर चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे, दैट इज द बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के बारे में। ओके, तो ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का। तो जैसे कि आपको पता है कि आपने जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में तो पढ़ा ही है। जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कुछ ऐसी मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि एयर की मूवमेंट हो गई, राइट, एयर की, या फिर वाटर की मूवमेंट हो गई। तो इनकी वजह से क्या होता है कि जो सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं या फिर जो मिट्टी होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो जाती है। तो इनके बारे में हमने देखा था, राइट। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में जो है आपका वेदरिंग प्रोसेस आ जाता है, या फिर वेदरिंग की डेप्थ कितनी है इन द मेंटल पार्ट, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, हमने लेयर्स देखी थी ना, राइट, डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स में। तो वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो अगर आपको दोबारा से नजर जो है डालनी है, तो चैप्टर 6 जो है ना इस बुक का, क्लास 11 की फर्स्ट बुक का, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो यू शुड नो दैट कि ये जो वेदरिंग मेंटल है, इट इज द बेसिस फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन। जो वेजिटेशन में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ना, तो ये उसका एक बेस है। एंड हैंस इवन बायोडाइवर्सिटी का भी जो है ये बेस है। सो बेसिक कोज फॉर सच वेदरिंग वेरिएशंस एंड रिजल्टेंट बायोडाइवर्सिटीज इज द इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी एंड द वाटर। तो मेन कारण क्या होता है जिसकी वजह से ये हमें वेदरिंग वेरिएशंस देखने को मिलती हैं अलग अलग जगह पे? तो वहां पे क्या होता है कि एक सोलर एनर्जी कितनी आ रही है, दूसरा वाटर का बहाव किस तरह का है। तो उसी की वजह से हमें वेजिटेशन में भी एंड इवन बायोडाइवर्सिटी में भी जो है वेरिएशन देखने को मिलती है। ओके, नो वंडर दैट द एरियाज दैट आर रिच इन दीज इनपुट्स आर द एरियाज ऑफ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। तो जिस एरिया में ये दोनों ही इनपुट्स, कौन से इनपुट्स हो गए, सोलर एनर्जी होगी, वाटर होगी, वो जो है अच्छी मात्रा से वहां पे जा रहा है, वहां पे बायोडाइवर्सिटी की वेरिएशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी।
अब जो बायोडाइवर्सिटी है ये होता क्या है, इट इज अ सिस्टम इन कांस्टेंट एवोल्यूशन, लगातार ये इवॉल्व होता रहता है। अगर हम स्पीशीज के व्यू पॉइंट से देखें या फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के व्यू पॉइंट से देखें, ठीक है। सो जो एवरेज हाफ लाइफ होती है स्पीशीज की, उसे हम किस तरह से एस्टिमेट करते हैं, इट इज एस्टिमेटेड एट बिटवीन 1 and 4 million ईयर्स, राइट। 1 and 4 million ईयर से हम जो है इसे स्पीशीज को जो है एस्टिमेट करते आ रहे हैं। एंड जो 99% अभी स्पीशीज जो हमारी धरती पे रह रही है ना, वो कब से एक तरह से अगर हम बात करें जो हमारी धरती पे रहती थी पहले, राइट, वो अभी जो है हो सकता है एक्सटिंक्ट हो चुकी है। सो बायोडाइवर्सिटी जो है वो ओनली हमें अर्थ पे नहीं मिलती है, इट इज कॉन्स्टेंटली रिचर इन द ट्रॉपिक्स ऑल्सो। सो एज वन अप्रोचेज द पोलार रीजन्स, अगर हम यहाँ पे पोलार रीजन्स में जाएं, ठीक है, हमें जो है अर्थ पे हमारी धरती पे इवनली बायोडाइवर्सिटी नहीं मिलती है। किसी जगह पे जो है अलग स्पीशीज होंगी, किसी जगह पे अलग होगी, एंड उनकी मात्रा जो है वो भी अलग होगी। अगर हम पोलार रीजन्स में जाएं, नॉर्थ पोल हो गया आपका, साउथ पोल हो गया, तो वहां पे आपको लार्जर एंड लार्जर पॉपुलेशंस मिलेंगी, वो भी कुछ ही स्पीशीज की, जो कि बाकी कंट्रीज में या फिर बाकी एरियाज में आपको नहीं मिलती है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स, राइट, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक होता है बायो जिसका मतलब है लाइफ, दूसरा होता है डाइवर्सिटी जिसका मतलब है वेराइटी, ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, इट इज द नंबर एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में आपको देखने को मिलती है, ठीक है, कि कौन सी स्पीशीज वहां पे है एंड उसकी नंबरिंग कितनी है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ओके तो इसमें आप यहाँ पे प्लांट्स की वेराइटीज आ जाती हैं, एनिमल्स की वेराइटीज आ जाती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वेराइटीज आ जाती हैं, एंड द जीन्स दे कंटेन एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म, कौन सी जीन्स उसमें होती हैं एंड कौन सा इकोसिस्टम वो बनाते हैं, वो सारे ही आपके बायोडाइवर्सिटी में आते हैं। ओके so it relates to the variability among the living organisms on the earth including the variability within and between the species, right। तो यहाँ पे एक तरह से एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड भी होते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हो सकता है किसी जगह पे स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर ज्यादा, दो स्पीशीज एक दूसरे के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है एंड वही स्पीशीज जो है किसी दूसरे एरिया में वो डिपेंडेंट ना हो। ओके सो जो बायोडाइवर्सिटी है ये हमारी लिविंग वेल्थ है एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ 100 of million of years of evolutionary history, राइट। तो काफी जो है मिलियन ईयर्स यहाँ पे धरती के जो हो चुके जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसी में से जो स्पीशीज है ना वो यहाँ पे डेवलप हो रही हैं एंड लगातार होती ही जा रही हैं। कई स्पीशीज जो है वो एक्सटेंट भी हो चुकी हैं, खराब भी हो चुकी हैं या फिर नष्ट हो चुकी हैं। ओके सो जो बायोडाइवर्सिटी एज वी हैव टुडे, जिस तरह की बायोडाइवर्सिटी आज हमारे पास है, इट इज द रिजल्ट ऑफ 2.5 to 3.5 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, कि इतना लंबा समय जो है हमारी धरती के एवोल्यूशन को हो चुका, उसका ही रिजल्ट है जो बायोडाइवर्सिटी हम यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं। सो अगर हम बात करें कि ह्यूमंस के एडवेंट से पहले हमारी जो धरती में जो है ना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी थी देन इन एनी अदर पीरियड। सो जब यहाँ से ह्यूमन का एमरजेंस हुआ तो क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी जो है वो रैपिडली डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई एंड विद वन स्पीशीज जो है आफ्टर अनदर जो है वो क्या हो रही है, अब एक्सटिंक्शन की कगार पे है, एक तरह से उनका ओवर यूज यहाँ पे हो रहा है। ओके सो नंबर ऑफ स्पीशीज जो ग्लोबली जो है वेरी करती हैं 2 million to 100 million, विद इन 10 million बीइंग दी बेस्ट एस्टिमेट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके सो अब नई स्पीशीज जो है उन्हें भी रेगुलरली डिस्कवर किया जा रहा है एंड कई को जो ऐसी स्पीशीज है जिन्हें डिस्कवर किया गया है अभी बट उन्हें क्लासीफाई करना है। सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं दे आर वेरी रिच इन दी बायोडाइवर्सिटी। तो ये फॉरेस्ट की टाइप है, ये कौन से एरियाज पे यहाँ पे मिलती है ये आप मुझे कहाँ पे बताओगे, आप जो है कमेंट करोगे, राइट, क्योंकि ये चीजें मैं ऑलरेडी कवर जो है कर चुकी हूँ कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ पे मिलते हैं। सो बायोडाइवर्सिटीज को हम जो है 3 लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं। एक होता है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरी होती है स्पीशीज की डाइवर्सिटी, तीसरी होती है इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी। तो अगर हम जेनेटिक डाइवर्सिटीज की बात करें सो जीन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स। ओके जो जीन्स होते हैं हर लाइफ फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। एंड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बोलता है कि विद इन द स्पीशीज हमें जो है जीन्स के कितने वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं। सो ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैव सर्टेन सिमिलरिटीज, हो सकता है कि कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जो है सेम सिमिलरिटीज हो उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, स्पीशीज बोल देते हैं।
ओके तो जो ह्यूमन बींग्स है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं जेनेटिकली, दे आर होमोसेपियन ग्रुप्स, राइट, जो हमारे पूर्वज थे उन्हें हम होमोसेपियंस बोलते हैं। एंड इट ऑल्सो डिफर इन दी कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज दी हाइट, कलर, फिजिकल अपीयरेंस, राइट, तो इसमें हमें जो है हाइट, कलर एंड फिजिकल अपीयरेंस में डिफरेंस देखने को मिलता है, बट जीन्स जो है वो कहाँ से हम बिलोंग करते हैं, होमोसेपियन से, ठीक है। सो जेनेटिक डाइवर्सिटीज में जो है हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं कि हाइट, कलर एंड जो फिजिकल अपीयरेंस है वो हमें डिफरेंट देखने को मिलता है होमोसेपियंस के अंदर भी, ओके। तो ये जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना यहाँ पे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको जो है हेल्दी ब्रीडिंग करनी है ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीशीज, ओके। तो अभी देखते हैं अबाउट द स्पीशीज डाइवर्सिटी। तो ये जो है बात करता है वेराइटी ऑफ स्पीशीज की, कितनी स्पीशीज हमें यहाँ पे धरती पे मिलती हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ स्पीशीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, उसे हम स्पीशीज डाइवर्सिटी बोलते हैं। सो द डाइवर्सिटी ऑफ अ स्पीशीज कैन बी मेजर्ड थ्रू इट्स रिचनेस, उसकी अबेंडेंस देखी जाती है, उसकी टाइप्स यहाँ पे देखी जाती है। तो इस बेसिस पे हम किसी स्पीशीज की डाइवर्सिटी को मेजर करते हैं, ओके। कुछ एरियाज जो हैं वो ज्यादा रिच होती हैं इन पर्टिकुलर स्पीशीज रेदर देन दी others, okay। so जो areas rich in species diversities are called as the hotspot of diversities। तो suppose करो कोई particular species जो है वो किसी जगह पे बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रही है, तो वो हम उस एरिया को क्या बोल देंगे, hotspot of that जो है diversity बोल देंगे, okay। सो नेक्स्ट है हमारे पास इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, राइट। अब जो इकोसिस्टम्स होते हैं जिसके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में भी कवर किया था, सो यू हैव स्टडीड अबाउट द इकोसिस्टम इन द अर्लियर चैप्टर, राइट, आपने देखा है प्रीवियस चैप्टर में। सो जो ब्रॉड डिफरेंसेस हैं बिटवीन द इकोसिस्टम टाइप्स एंड द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिट्स एंड इकोलॉजिकल प्रोसेसेस अकरिंग विद इन ईच सिस्टम टाइप constitute the ecosystem diversity, okay। so जो boundaries होती हैं इन communities की and ecosystems की, उन्हें हम rigidly define नहीं कर सकते हैं। तो इसी की वजह से जो demarcation होता है ecosystem boundaries का, वो बहुत ही difficult है and बहुत ही complex भी है। अब बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। दैट बायोडाइवर्सिटी जो है इट हैज कंट्रीब्यूटेड इन मैनी वेज, राइट, उसने जो है कंट्रीब्यूशन दिया है कई तरीकों से टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर, ओके, ह्यूमन के कल्चर को। एंड इन टर्न जो ह्यूमन कम्युनिटीज हैं उसने भी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन शेपिंग द डाइवर्सिटी ऑफ नेचर एट द जेनेटिक, स्पीशीज एंड द इकोलॉजिकल लेवल्स, राइट। तो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बहुत ही डिपेंड है। सो बायोडाइवर्सिटीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड साइंटिफिक वे में, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमारी धरती पे जो लाइफ है उसे कंटिन्यू रखना है। तो अब बात करते हैं इकोलॉजिकल रोल जो है बायोडाइवर्सिटी का, उसके बारे में। बोलते हैं कि स्पीशीज ऑफ मैनी काइंड्स परफॉर्म सम फंक्शन और द अदर इन एन इकोसिस्टम। मीन जो अलग अलग स्पीशीज होती हैं उनके अलग अलग फंक्शंस जो है वो एक इकोसिस्टम में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो नथिंग इन एन इकोसिस्टम इवॉल्व्स एंड सस्टेन विदाउट एनी रीजन, कोई ना कोई रीजन तो होता है, दैट इज वाई जो है कोई ना कोई स्पीशीज जो है यहाँ पे इवॉल्व हो रही होती है या फिर सस्टेन हो रही होती है। दैट मीन्स हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के बाद में जो है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की नीड्स को भी जो है फुलफिल कर रहा है, उसमें भी जो है वो कंट्रीब्यूशन दे रहा है। सो कैन यू थिंक ऑफ द वे वी ह्यूमंस कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेंस ऑफ द इकोसिस्टम। क्या आप सोच सकते हो कि जो हम ह्यूमंस हैं वो किस तरह से इकोसिस्टम के सस्टेनेंस के लिए जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो स्पीशीज हैं वो जो है एनर्जी को कैप्चर भी करती हैं एंड स्टोर भी करती हैं, उसे प्रोड्यूस भी करती है, डिकम्पोज भी करती हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, एंड जो हेल्प टू साइकिल वाटर, राइट, वाटर साइकिल में भी जो हेल्प करती हैं, एंड न्यूट्रिएंट्स में भी थ्रू द इकोसिस्टम। एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है वो भी फिक्स होती हैं, एंड क्लाइमेट को भी जो है रेगुलेट करने में क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं, okay। so these functions are important for ecosystem function and human survival। तो इन दोनों के लिए जो functions है बहुत ही important है। तो जितना ज्यादा जो है diverse ecosystem होगा, better are the chances for the species to survive, right, कि किसी जो है species को survive होने के लिए उतने ही ज्यादा अच्छे जो है chances होंगे through the advantage and attacks and consequently is more productive, okay।
तो हेंस जो लॉस ऑफ स्पीशीज है वो क्या हो जाएगा, इस तरह से डिक्रीज हो जाएगा, एंड जो एबिलिटी है राइट वो ऑफ द सिस्टम टू मेंटेन इटसेल्फ जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो जस्ट लाइक अ स्पीशीज विद हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी, ओके, अगर जो है किसी स्पीशीज का हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी है एंड इकोसिस्टम विद हाई बायोडाइवर्सिटी में हैव ग्रेटर चांस ऑफ अडेप्टिंग द इन्वायरमेंटल चेंज, राइट। अगर जो है किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में राइट या फिर किसी जगह में जो है किसी स्पीशीज की ज्यादा डाइवर्सिटी है एंड वहां पे इकोसिस्टम की बायोडाइवर्सिटी है, तो वहां पे अगर कोई इन्वायरमेंटल चेंज होता है तो वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो इन्वायरमेंटल चेंज है वो एरिया जो है इजीली अडेप्ट कर पा रहा है। So in other words, the more the variety of species in an ecosystem, the more stable the ecosystem is likely to be. Okay. So that's all for the day. So we'll continue with the same chapter in our next video. And अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें. Thank you so